हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जब तक जिंदा रहो लिखता रहूं चैप्टर नंबर 9 हिंदी का। इसके कवि है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। परिचय है जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश। परिचय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं फिर भी कुछ रह जाए, कविता संग्रह, आगे, पत्रावली, निबंध, अंतहीन आकाश यात्रा आदि। गद्य संबंधी पशु साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के अमृतलाल नागर जी से बातचीत। तिवारी जी प्रश्न पूछते हैं, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी इसका जवाब देते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। मतलब इनके पितामह 2 पत्रिकाएं मंगाते थे, एक सरस्वती थी तो दूसरा गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में देवबंकी के उपन्यास पढ़े। शरद चंद्र के बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकी के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंदमठ देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तिवारी जी फिर सवाल पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी इसका जवाब देते फिर, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविताएं फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहला कविता फूटी, कब लो कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी इसका जवाब देते हैं, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशगुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन देवी लिख रहे थे। उन दिनों चंदी प्रसाद हृदयेश थे, जिनकी लेखन शैली में मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी फिर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी उसका जवाब देते हैं, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वो रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वो किससे प्रभावित है? नागर जी, वो तो आप अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। इसके हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वह किसी के दुख दर्द को तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बमकांड हो चुका था।
1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। नागर तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी तब जवाब देते, आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मतलब उनकी माँ के पास सिर्फ कश्मीरी लोग ही आते थे। मैं उनकी माताजी के पास रोज़ जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे और मेरी उनसे वहीं भेंट हुई जो प्राय होती रहती थी। प्राय मतलब अक्सर होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। तिवारी जी फिर सवाल पूछते हैं, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन-कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? नागर जी, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुभू थे। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 1937 तक प्रति वर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। फिर तिवारी जी सवाल पूछते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे। लोग ज़बरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी फिर सवाल पूछते हैं, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियों कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर्य जन्ममांद थे या नहीं। सवाल ये है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। तिवारी जी, आपने क्या अभी अपने लिखने का सार्थकता की परख की है? नागर जी, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का ये लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर मतलब चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों को आप किन्हें पसंद करते थे? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं। उसकी कहानियों में टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। नागर जी, हाँ, बहुत पत्रों। तिवारी जी फिर सवाल पूछते, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी, हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति और रीति रिवाज ही इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी फिर सवाल पूछते हैं, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है, मेहनत बहुत की है। नागर जी, हाँ, बहुत करना पड़ा। नाचियों बहुत भोपाल के लिए सफाई कर्मियों से की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का ध्यान करना पड़ा। तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं?
नागर जी जवाब देते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सदता है। तिवारी जी फिर सवाल पूछते हैं, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग ये मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ये एक नाव की यात्रा से लिया गया है और यहीं से आपको चैप्टर का नाम भी पड़ा है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो आज हमने चैप्टर नंबर